बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 147 के मुताबिक कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने क्वार्टरली बेस पे एडवांस इनकम टैक्स सबमिट करवाना होता है, जमा करवाना होता है। तो हम इस सेक्शन 147 को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ये टैक्स जमा करवाना होता है और उन्होंने किस मेथड के मुताबिक और किस डेट को जमा करवाना होता है। आपको बताते जाएं कि इस सेक्शन को हमने दो डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि एक वीडियो में हमने विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल बिजनेसेस उनके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है और उसकी जो कैलकुलेशन मेथड है तो वो उसको अलहदा से अपलोड किया हुआ है डिस्कस करके। और दूसरी वीडियो में जो कि अभी करंटली ये वाली वीडियो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म और कंपनी जो है ना उसके ऊपर जो ना सेक्शन 147 की जो एप्लीकेबिलिटी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के ऊपर जो ना सेक्शन 147 जो ना वो किस तरह एप्लीकेबल है और वो ना उसकी जो टैक्स पेमेंट्स की डेट्स है वो कौन कौन सी है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो ना कुछ की पॉइंट्स भी ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन 147 को डिटेल में ब्रीफ करेंगे। तो उन की पॉइंट्स को भी आपने लाजमी तौर पे जो ना अंडरस्टैंड करना है, उसको जो ना वो व्यू करना है ताकि ना कुछ कोई भी पॉइंट जो ना लीगली वे में एज़ पर लॉ जो ना कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए और बाद में जो ना आपकी कंपनी के लिए या आपके बिजनेस के लिए कोई मसला ना क्रिएट हो। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कंटेंट्स डिस्कस करने हैं, किन पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर करना है। वन बाय वन जो ना हम इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि किन पर्सनस ने एडवांस इनकम टैक्स जो ना सबमिट करवाना है या उसका जो रिप्लाई सबमिट कराना है या वो जो बाउंड है उसको ना सबमिट करवाने के लिए। तो ऐसे पर्सन जो कि इंडिविजुअली बेस पे जो कि इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जो ना वो लास्ट ईयर की जो ना वो सेल्स उनकी ना 1 मिलियन या उससे ज़्यादा थी, तो वो लोग जो ना सेक्शन 147 की कंप्लाइंस करेंगे। इसके अलावा ईच एओपी या पार्टनरशिप फर्म और कोई भी कंपनी जो कि एससीबी में रजिस्टर्ड है उन्होंने ना 147 की कंप्लाइंस करनी है। तो उन्होंने ना एज़ पर जो ना ला टैक्स जमा करवाना है एडवांस, क्वार्टरली एडवांस, या और अगर उनका टैक्स नहीं बनता तो उन्होंने ना जो सेक्शन 147 का जो रिप्लाई सबमिट कराना है एपीआर में। दूसरा पॉइंट यह कि सेक्शन 147 की जो ना पेमेंट डेट्स कौन कौन सी है और उसका जो ना नोटिस का रिप्लाई हमने किस डेट को सबमिट कराना है। सेक्शन 147 के मुताबिक कोई भी जो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उन्होंने इन रेलिवेंट डेट्स की बेस पे जो ना अपना एडवांस इनकम टैक्स सबमिट करवाना है, या जो ना अगर टैक्स नहीं बन रहा तो उन्होंने उसका रिप्लाई सबमिट कराना है लाजमी तौर पे। क्वार्टर वन जो कि टैक्स ईयर, ये हम टैक्स ईयर की बात करेंगे, टैक्स ईयर जो कि जुलाई से जून में फॉल करता है तो उसके मुताबिक जो ना क्वार्टर्स डिफाइन है। क्वार्टर वन जो कि जुलाई से और सितंबर के दरमियान वाले क्वार्टर है तो इसका जो ना रिप्लाई सेक्शन 147 का जो रिप्लाई है वो 25 सितंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। या अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है एडवांस इनकम टैक्स एज पर कैलकुलेशन फार्मूला जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसके मुताबिक जो ना वो 25 सितंबर से पहले पहले जो ना इसका एडवांस टैक्स जमा करवाना है। क्वार्टर टू जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक का बनता है उसका टैक्स या रिप्लाई जो 25 दिसंबर से पहले पहले सबमिट कराना है। क्वार्टर थ्री जो कि जनवरी से मार्च तक के दरमियान के पीरियड में फॉल करता है उसका जो ना टैक्स या रिप्लाई जो ना 25 मार्च से पहले पहले सबमिट कराना है। क्वार्टर फोर जो है जो कि अप्रैल और जून के पीरियड पे फॉल करता है तो इसका जो रिप्लाई जो है ना या टैक्स जो है ना और बाकी क्वार्टर की निस्बत जो ना वो पहले सबमिट कराना है, यानी कि 15 जून को इसका जो ना रिप्लाई सबमिट होगा। और अगर टैक्स एडवांस टैक्स 15 हुआ तो वो ना 15 जून से पहले पहले जो ना वो एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा जो कि सेक्शन 147 के मुताबिक जो ना वो बनता होगा। जी, तीसरा पॉइंट ये है कि टैक्स कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा या उसका फार्मूला क्या होगा जो जिसकी बेस पे ना हमने ना सेक्शन 147 का जो एडवांस टैक्स है वो सबमिट करवाना है या जमा करवाना है, या उसका रिप्लाई है तो वो जमा करवाना है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म या एंड प्राइवेट कंपनी। जी, अब हम ना कैलकुलेशन मेथड जो फार्मूला है या उसकी जो कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो ना हमने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो ना ये फार्मूला टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स ये है A/B/C - अब ABCD ये है क्या, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।
जो ए है बेसिकली वो जो ना टर्न ओवर ऑफ द क्वार्टर होगा, जो कि फोर्थ क्वार्टर जिस जिस क्वार्टर की हम ना एडवांस टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो उसका उस क्वार्टर का जो ना टर्न ओवर होगा। लॉ कहता है कि अगर आपके पास लास्ट ईयर की इनकम आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, तो उस जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है ना, उसका जो ना आपने 110% लेना है। उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न का जो सेल्स है जो कि लास्ट सबमिटेड है, जो यहाँ पे लेटेस्ट सबमिटेड है। अगर लास्ट ईयर की रिटर्न सबमिटेड नहीं है, तो उससे जो प्रीवियस पीरियड की रिटर्न सबमिटेड है, तो उसकी जो सेल्स है उसका जो ना 110% लेना है। तो उसका 110% लेके जो ना हमने उसको 4 पे डिवाइड कर देना है। तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो जो पर क्वार्टर की जो ना सेल्स निकल जाएगी एस्टिमेटेड। तो अगर एक एक मेथड ये है कि अगर आपके पास लेटेस्ट रिटर्न सबमिटेड है, तो अगर एक मेथड ये है तो वहाँ से हम ना क्वार्टरली जो टर्नओवर है वो ले लें हम। दूसरा इसका मेथड ये है कि आपकी जो स्टेटस रिटर्न सबमिटेड हुई होंगी आइदर एपीआर में जो गुड्स के अगेंस्ट होती है सबमिटेड, या फिर जो सर्विसेज की स्टेटस रिटर्न है आपका, अगर आपका बिजनेस की नेचर सर्विस है, चाहे वो किसी भी प्रोविंशन से रिलेटेड हो, तो रेलिवेंट जो प्रोविंस के अंदर जो आपने जो स्टेटस रिटर्न सबमिट की होगी, तो वो उस पीरियड की जो स्टेटस की रिटर्न के अंदर जो सेल्स डिक्लेयर की हुई है आपने, उसको एक्चुअली सेल्स लेनी है आपने। और फर्स्ट 2 मंथ की आपके पास एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। जो थर्ड मंथ होगा जून, तो उसकी जो आपने एस्टिमेटेड सेल्स ले लेनी है। तो एस्टिमेटेड सेल्स किस तरह लेनी है कि अगर आपको डिफाइंड है या अगर आपको पहले से ना आइडिया है कि इसकी जो ना मेरी जून की सेल्स इतनी होगी, तो आपने वो फिगर ले लेनी है। अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आपने जो ना प्रीवियस 2 मंथ का जो ना एवरेज ले लेना है। तो इन दोनों का जो एवरेज सेल्स आएगी, तो उसका जो ना आपने उसको आपने ना जो थर्ड मंथ है जो कि क्लोजिंग मंथ है, उस मंथ के अंदर सेल्स ले लेनी है आपने। तो इस तरह ना हमारे पास 3 मंथ की सेल्स आ जाएगी, तो ये क्वार्टर की टोटल सेल्स बन जाएगी। तो ये नेट सेल्स लेनी है, यानी कि इसमें जो ना स्टेटस की जो वैल्यू होगा, जो स्टेटस होगा उसको एक्सक्लूड कर देना है, और नेट ऑफ सेल्स टैक्स जो ना हमने ये सेल्स लेनी है। तो इस तरह हमारे पास ना एक्चुअल सेल्स आ जाएगी इस क्वार्टर की। तो उसको जो ना हम ये हमारे पास ना ए वैल्यू जो ना ए के अंदर जो हमारे पास वैल्यू चाहिए होगी, तो वो हमारे पास ना वैल्यू निकल आएगी। तो ये होगी हमारे पास ए, जो कि टर्नओवर ऑफ द क्वार्टर बन गया। इस तरह हमने निकाल लिया। तो अब हम बी की बात करेंगे। बी है क्या? बी बेसिकली ना जो हमने जो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, तो उसमें से ना इसको बी को हमने फाइंड आउट करना है कि वो बी हमने वहाँ से लेनी है। बी बेसिकली ना अगर हम पार्टनरशिप फर्म की एडवांस टैक्स की बात करें, तो उसमें बी हमारे पास जो ना जो लेटेस्ट रिटर्न हमने फाइल की होगी, उसमें इनकम टैक्स या जो फिर ना मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 जो कि हमने उस टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया होगा, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो वो जो ना हमने वो जो हमारे पास लेटेस्ट टैक्स ईयर की जो ना असेस्ड वैल्यू होगी इनकम टैक्स की, तो उन दोनों में से ना एक वैल्यू हमने लेनी है जो कि हाईएस्ट होगी। अब इसको हम देखते हैं कि जो एक्चुअली टैक्स रिटर्न सबमिट की होगी, तो वहाँ पे जो ना इसके फेस वैल्यू पे हमने इसको ये दोनों वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करी होती है, तो वो उसको हमने कैसे उसको लेना है। जी, ये इनकम टैक्स रिटर्न जो सबमिटेड है लेटेस्ट टैक्स ईयर की, इसको ओपन कर लिया हुआ। इसके ना एंड पे कंपटीशन वाला जो टैब आ रहा है, तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे ना हमें वो 2 फील्ड्स मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी बेस पे ना हमने जो ना टैक्स असेस्ड वैल्यू लेनी है। एक जो ना वो ईओपी के केस में नॉर्मल इनकम टैक्स, इसकी वैल्यू को हमने कंसिडर करना है। दूसरा जो ना वो टर्नओवर टैक्स जो कि अंडर सेक्शन 113 कैलकुलेट किया होता है एओपी के लिए, तो उसको हमने लेना है। इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो उसको जो हमने विद रिस्पेक्ट टू टैक्स असेस्ड वैल्यू पर्पस ऑफ हमने इन दोनों को लेना है। जी, ये अभी हमने देख लिया हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म के केस में जो हाईएस्ट ऑफ नॉर्मल इनकम टैक्स या मिनिमम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 113, तो ये हमने कहाँ से लेना है, और इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो उसको जो है ना हमने कंसिडर करना है। जब हम कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी के केस में जो कि बी ऊपर हमने हमारे पास आ रहा था कि बी है क्या, टैक्स असेस्ड वैल्यू लेटेस्ट टैक्स ईयर की, तो उस कंपनी के केस में हमने जो ना बेसिकली नॉर्मल इनकम टैक्स, मिनिमम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 113 जो कि जिसको हमने टर्नओवर टैक्स भी बोलते हैं, वो, या फिर जो ना मिनिमम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 113C जो कि टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, कंपनी के केस में कैलकुलेट होता है। तो इन तीनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी लेटेस्ट रिटर्न सबमिटेड टैक्स रिटर्न के अंदर, तो उसको हमने लेना है 147 की टैक्स कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। तो इसको भी हम दिखा देते हैं कि कंपनी की जो रिटर्न है, तो उसमें ये तीनों जो ना वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही होती हैं, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं।
जी, ये है ना, हमने कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न ओपन की हुई है जो कि सबमिटेड थी लास्ट ईयर की, लेटेस्ट टैक्स ईयर की। तो उसमें जो कंपटीशन वाला जो टैब आता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो एंड पे ना हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है। टैक्सेबल इनकम की हम बात कर रहे थे, नॉर्मल इनकम टैक्स की बात कर रहे थे। ये वाला जो टैब है इसको हमने कंसिडर करना है। टर्नओवर टैक्स जो कि इसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो ये हमने कंसिडर करना है। अगर इसके अलावा अगर 1.5% के अलावा कोई और इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ वो हमने कंसिडर करना है। और तीसरा जो हमने बात की थी कंपनी के केस में, जो ना हम एडिशनली हमने जो ना 113C का जो टैब है, अगर इसमें कोई टैक्स कैलकुलेट हुआ पड़ा है उस कंपनी का, तो इन तीनों का जो हाईएस्ट होगा वो हमने कंसिडर करना है। यानी कि नॉर्मल इनकम टैक्स वाला टैब, टर्नओवर टैक्स वाला टैब, और जो ना अकाउंटिंग प्रॉफिट वाला या फिर टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 113C वाला जो टैब है, तो इन तीनों में जो हाईएस्ट टैक्स होगा तो वो उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 147 कैलकुलेशन। जी, अभी हमने देख लिया कि जो बी है उसको, इस वैल्यू को हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, तो ये भी चेक कर लिया है। सी है कि जो टर्नओवर होगा लेटेस्ट टैक्स ईयर का, तो वो हमने लेनी है। तो वो क्या होगा कि जो हमने लेटेस्ट टैक्स रिटर्न सबमिट की होगी तो उसमें जो सेल्स हमारी रिकॉर्डेड होगी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो वो वाली वैल्यू जो हमने एज इट इज़ ही ले लेनी है, जो कि सी बन जाएगी। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की या किसी कंपनी की कोई भी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं हुई, तो फिर जो ना उस केस में जो ना उस कंपनी का जो ना बेसिकली उस कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की ना ये वैल्यू जो ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि वो उसकी अवेलेबल ही नहीं है, तो हम इसको फिर ज़ीरो कंसिडर करेंगे। और इन केस जो ना अगर किसी कंपनी की जो ना वो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं हुई, तो उससे जो प्रीवियस उसकी रिटर्न सबमिट हुई होगी, तो उसमें जो उसकी सेल्स वैल्यू उसने रिकॉर्ड की होगी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो वो वाली वैल्यू जो ना हम यहाँ पे सी के अंदर ले लेंगे। अब हम डी की बात करते हैं। तो डी के अंदर ना बेसिकली लॉ कहता है कि आपका जो जितने भी आपके टैक्सेस आपने उस क्वार्टर के अंदर पे कर दिए हुए हैं ना, जो कि विद होल्डिंग टैक्स फॉर्म में है, जो कि इनकम टैक्स हमने पे कर दिए हुए थे अदर देन फाइनल टैक्सेस, तो उसको ना हम कंसिडर करेंगे, उसको जो ना हम डी के अंदर ले जाएंगे। इसमें ना इसके ना 3 पोर्शन बनते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि 3 पोर्शन कौन कौन से हैं। एक तो है ना ऐसे टैक्सेस है जो कि जिसकी विद होल्डिंग होती है रेगुलरली, यानी कि सेक्शन 153 के अंडर, सेक्शन 148 के अंडर अगर इंपोर्ट्स हमारी है। इसके अलावा जो बैंक से ड्राइंग्स के ऊपर पेमेंट्स के ऊपर विद होल्डिंग होती है, और इसके अलावा यूटिलिटीज या इंटरनेट वगैरह के ऊपर विद होल्डिंग होती है, एक तो वो आ जाएगी। दूसरा है इसके अलावा जो ना सेक्शन 236 की जो विद होल्डिंग एडवांस टैक्सेस है, वो सारे वो उसमें ना मोस्टली जस्टिबल है, तो वो भी अगर उस कंपनी के या उस पार्टनरशिप फर्म के अगर विद होल्डिंग हुई है ऊपर या उस क्वार्टर के अंदर, तो वो भी ना उसको भी हम जस्ट कर लेंगे। तो इसके अलावा जो ना ये 7 और 8 नंबर पॉइंट के अंदर है कि अगर किसी कंपनी ने या पार्टनरशिप फर्म ने हमने आपने जो प्रीवियस रिप्लाई सबमिट कराया हुआ है अंडर सेक्शन 147, तो अगर उसको उस क्वार्टर के अंदर उसका कोई एक्सेसिव टैक्स आ रहा था, तो उस एक्सेसिव टैक्स को भी ना हम नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ना उसको एडजस्ट कर लेंगे। और पॉइंट 8 ये है कि अगर किसी कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म का लास्ट ईयर के अंदर जो ना वो एडजस्टेबल टैक्स था और वो ना कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, तो उसको भी जो ना हम ना टैक्स सेक्शन 147 की कैलकुलेशन करते हुए उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 9 नंबर पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कंपनी का या ओपी का कोई भी और विद होल्डिंग हुई पड़ी है किसी भी तरह की या किसी भी सेक्शन के अंडर, अगर वो एडजस्टेबल फॉर्म में है तो उसको भी ना हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये बेसिकली ना डी का पार्ट बन जाएगा। डी है क्या, डी ये है कि जितनी भी टैक्सेस विद होल्डिंग हुई पड़ी है उस क्वार्टर की, तो उसको हमने एडजस्ट करना है। तो ये हमने इस तरह देख लिया होगा कि ए बी सी डी बेसिकली है क्या, और इसको हमने किस तरह जो है इसको फाइंड आउट करना, कहाँ से इसकी ना वैल्यू लेकर आनी है। अब ये ना एक एओपी है जिसके हमने कैलकुलेशन की हुई है, तो इस एओपी की ना जितनी भी वैल्यूज थी एज पर टैक्स रिटर्न, तो हमने वो सारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो उसका अगर हम उसके ऊपर जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला के मुताबिक जो ना इसका 593 जो ना टैक्स रिफंडेबल आ रहा है या एडजस्टेबल आ रहा है, यानी कि एक्सेसिव टैक्स आ रहा है इसका, जो कि उस क्वार्टर के अंदर भी ना आफ्टर जो ना जो उसका टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी, तो उसके बावजूद जो ना उसकी विद होल्डिंग हो चुकी थी, तो उसका जो ना एक्सेसिव टैक्स आ रहा है। तो इस तरह जो ना इस यूओपी ने जिसकी अभी हमने कैलकुलेशन की हुई है, तो इसका जो कोई ना टैक्स पेबल नहीं बन रहा है इस क्वार्टर के अंदर, तो लिहाजा जो ना इसका जो ना रिप्लाई सबमिट हो जाएगा, और ना इसकी साथ में जो अटैचमेंट हो जाएगी जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। और इसका जो ना कोई ना टैक्स चलान नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि इसका कोई टैक्स नहीं स्टैंड कर रहा है, इसका कोई टैक्स पेबल नहीं बन रहा अंडर सेक्शन 147 फॉर दी क्वार्टर।
फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 147 के मुताबिक हमारा नोटिस का रिप्लाई क्या होगा, कैसा होगा और उसका ड्राफ्टिंग कैसी होगी और ना उसका फाइलिंग मेथड क्या होगा। जी नाज़रीन, ये एक नोटिस AOP का, तो उसका ना रिप्लाई ड्राफ्ट किया हुआ है फोर्थ क्वार्टर के एडवांस टैक्स का। तो ये जो ना रिप्लाई बेसिकली रिप्लाई के अंदर सबसे पहले ऊपर जो ना ये कमिश्नर का एड्रेस आया था जिसने नोटिस भेजा था सेक्शन 147 का, उसका जो ना एड्रेस आपको कैसे मिलेगा। तो जो आपके पास नोटिस आया हो ना उसके बॉटम पे ना उसका एड्रेस आ रहा होता है, डिटेल आ रही होती है। तो वो डिटेल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसको एड्रेस ही कर देंगे। उसके बाद जो ना जो टैक्स पेयर है उसकी डिटेल आ जाएगी, अगर AOP है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अगर कंपनी है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर ये इस तरह मेंशन है। तो इसके बाद जो ना बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर शुरू में उस लेटर उस नोटिस का रेफरेंस नंबर आ जाएगा जो कि बार कोडेड होगा, उसके टॉप के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट उसकी नोटिस की डेट आ जाएगी और बाकी जो ना उसकी जो ना जितनी भी हमारी कैलकुलेशन हमने की हुई है तो वो सारी की सारी जो ना हम डिटेल मेंशन कर देंगे 1 बाय 1 एज़ पर ना नीड। तो नीचे जो ना उसकी टैक्स कैलकुलेशन वाली सारी डिटेल हम मेंशन कर देंगे और जितने भी टैक्सेस विद होल्डिंग हुई ऊपर ये वो सारी की सारी मेंशन कर देंगे। और जो ना एंड में जो टैक्स पेबल या फंडेबल आ रहा होगा तो वो हम बता देंगे, इतना हमारा पेबल आ रहा है, इतना फंडेबल आ रहा है, या जो ना एक्सेसिव टैक्स आ रहा है। तो ये करके ना उसकी लेटर उसके रिप्लाई को हम क्लोज़ कर देंगे। और ये जो रिप्लाई ड्राफ्ट करना है तो बेसिकली इसको ना अगर तो उस बिज़नेस के लेटर हेड के ऊपर जाना है तो उस बिज़नेस ने या कंपनी ने खुद से अपने लेटर हेड के ऊपर ड्राफ्ट करना है तो वो अपने बिज़नेस का लेटर हेड यूज़ कर लेंगे। अगर कोई कंसल्टेंट उनके भी यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो जो कंसल्टेंट है उसका लेटर हेड यूज़ हो जाएगा। और लेटर हेड के ऊपर जो ना प्रिंट लेके तो उसको ना साइन और स्टैम्प करना है। और साइन और स्टैम्प करने के बाद जो उसकी स्कैन कॉपी होगी वो बेसिकली ना उसको हम अटैच कर देंगे। जी, अब हम इसका फाइलिंग मेथड डिस्कस करते हैं कि फाइलिंग मेथड इसका क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो फाइलिंग मेथड में ना ऑनलाइन भी फाइलिंग मेथड आता है, अवेलेबल है ऑप्शन, और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन भी हम सबमिट कर देते हैं तो वो भी सफिशेंट होगा। तो अगर कोई ना एहतियाती तौर पे अगर ऑफलाइन भी सबमिशन करवाना चाहता है रिप्लाई, तो वो भी जो ना विद ऑल अटैचमेंट्स, तो ऑफलाइन जो ना सबमिट करा के अपने रेलिवेंट RTO में या CTO में, तो उसके जो ना CV लेके जो ना अपनी CV लेके अपने पास रख ले फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। जी, हम ऑनलाइन फाइलिंग मेथड की बात करते हैं। तो जैसे हम ऑनलाइन में रेलिवेंट जो कंपनी का जिसका हम रिप्लाई सबमिट करवाने जा रहे हैं तो उसका IRS को लॉगिन करेंगे तो इसके इनबॉक्स में आएंगे तो वहाँ पे ना नोटिस पड़ा होगा। अगर आपने इसको पहले से ना सेलेक्ट किया हुआ है तो वो ना बेसिकली ड्राफ्ट में चला जाता है, जैसे इस केस में हुआ है। ये ड्राफ्ट में आ चुका हुआ है तो ये बेसिकली आ रहा है हमारे पास। तो ये 147 मेमो टू प्रोवाइड एस्टीमेट टू फॉर एडवांस टैक्स। तो यहाँ पे ना ये क्वार्टर भी मेंशन होगा कि जिस क्वार्टर का हम रिप्लाई सबमिट कराना चाह रहे हैं या करवाने जा रहे हैं तो उसका जो ना ये पीरियड भी मेंशन होगा, क्वार्टर भी मेंशन होगा। हम जो बेसिकली इसका फोर्थ क्वार्टर का रिप्लाई सबमिट कराना चाह रहे हैं तो इसको हमने क्लिक किया इसके ऊपर और एडिट पे आ गए। तो जैसे ही इसके ओपन करते हैं इसको तो नए यूज़र इंटरफेस आ जाता है। तो इसका पहले 3 टैब आते हैं, कंटेंट्स, डाटा और अटैचमेंट। कंटेंट्स के अंदर जो हमने रिप्लाई ड्राफ्ट किया होगा उसको जो ना वो कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये इसमें सारे जो रिप्लाई वो सेव हो जाएगा। रिप्लाई को हमने कॉपी पेस्ट करने के बाद जो ना इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा टैब है डाटा वाला, तो डाटा के अंदर ना बेसिकली सिस्टम ने अपनी ने सेल्फ कैलकुलेशन की होती है। तो अगर इसको अभी इसके अंदर ना थोड़ी सी क्यूरीज है, थोड़ी सी रिजर्वेशन है डिफरेंट एक्सपर्ट्स के, तो हम जो ना इसको फ़िलहाल ना इसको फिल नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक ना इसमें सिस्टम का कोई इश्यूज़ है। तो आप इसको अभी सबमिट ना भी करें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो तीसरा जो अटैचमेंट की बात आ जाती है। अटैचमेंट के अंदर ना एक तो रिप्लाई सबमिट कराना है, जो कि हमने रिप्लाई बनाया हुआ है उसको लेटर हेड के ऊपर ना उसकी स्कैन कॉपी अटैच करनी है साइन और स्टैम्प करने के बाद। और दूसरा यह है कि जो हमारा विद होल्डिंग टैक्स हुआ होगा, जो कि हमने इस क्वार्टर के अंदर विद होल्डिंग टैक्स हमारा जो डिटेक्ट हुआ पड़ा, तो उसके जितने भी एविडेंसेस है तो वो बेसिकली वो जो ना हमने उसको अटैच करना है PDF फॉर्म में। अब विद होल्डिंग टैक्सेस हमें कहाँ से जिसकी डिटेल मिलेगी, इसकी जितनी भी CPR की कॉपीज अवेलेबल हैं वो अटैच कर देंगे। या फिर जो ना हम जो हमारे पास MIS रिपोर्ट के अंदर डाटा अवेलेबल आता है ना, तो वो MIS रिपोर्ट की जो ना वो उसको डाउनलोड करके तो उसकी जो ना PDF कॉपी जो ना अटैच कर देंगे इसके अंदर। तो ये इस तरह ना हमारे पास दोनों अटैचमेंट अवेलेबल होगी, दोनों अटैचमेंट हम कर देंगे। तो जो तीसरा जो ना बेसिकली वो
अगर कहता है कि लॉ कहता है कि अगर आपकी CS डिक्लाइन जा रही है, लास्ट ईयर से कम आ रही है, तो आपने जो ना उसका एविडेंस देना है। तो वो आप जो ना उसकी अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अगर आपकी CS कम आ रही है लास्ट ईयर की निस्बत यानी लास्ट क्वार्टर की निस्बत, तो आपने ना उसको अंडरटेकिंग दे देनी है अपने लेटर के ऊपर कि ड्यू टू दीज रीजंस जो ना हमारी CS कम हुई है, तो लिहाजा जो ना हम इसलिए ना हमारा एडवांस टैक्स ना कम बनता है। जी हमने इस तरह ना अटैचमेंट सारी कर दी हुई है, तो अब इसको ना हम सबमिट करते हैं। तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो ये ना ये आउटबॉक्स में आ जाता है जो रिप्लाई सबमिट कराया होता है। तो आउटबॉक्स में आ गया, तो जैसे ही इसको ना कमिश्नर एक्सेप्ट करेगा तो ये कम्प्लीट टास्क में आ जाएगा। ये हमारा ऑनलाइन फाइलिंग मेथड हो गया। तो इसके अलावा जब ऑफलाइन मेथड के अंदर क्या करेंगे, ये जितनी भी हमारी रिप्लाई है और साथ में जो अटैचमेंट्स है उसको ना प्रिंट आउट लेके ना उसको हम ना रेलिवेंट RTO या CTO में सबमिट करा देंगे और उसकी ना रिसीविंग ले लेंगे जाके। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट को पढ़ के, अगर हमें हमारा टैक्स पेबल बन रहा हुआ है अंडर सेक्शन 147, तो हमने ना उसका टैक्स चालान कैसे क्रिएट करना है और जो उसकी ना जो पेमेंट होगी तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन एज़ पर जो ना योर नीड वो पेमेंट हो जाएगी। तो इसके हम टैक्स चालान की बात करते हैं कि टैक्स चालान जो ना सेक्शन 147 के मुताबिक जो ना हमने कैसे क्रिएट करना है और किस पोर्टल पे जाके क्रिएट करना है उसको। जी इनकम टैक्स चालान क्रिएट करने के लिए हम APR की मेन वेबसाइट पे आएंगे, तो वहाँ पे जो ना CTS वाला जो लिंक है तो उसको हम ओपन कर देंगे, जो कि e.apr पे जाके ना ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ना हम रेलिवेंट टैक्स पेयर को जो ना लॉगिन कर देंगे, तो ये सबसे ऊपर जो ना थर्ड लास्ट पेमेंट वाला टैब आ रहा है, इसमें सब टैब आ जाएगा क्रिएट पेमेंट। तो उसका जो सब टैब आ जाएगा इनकम टैक्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ना चालान क्रिएशन वाला जो ना पोर्टल अपीयर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम टैक्स ईयर जो सेलेक्ट कर लेंगे, अज्यूम करेंगे हम जो ना टैक्स ईयर 2021 का क्वार्टर का चालान क्रिएट करने लगे हैं, तो 2021 सेलेक्ट कर लिया है। तो बिजनेस भी सेलेक्ट कर लिया उस टैक्स पेयर का। तो उसके बाद जो ना ये आ रहा है हमारे पास एडवांस टैक्स, आगे टैक्स पेमेंट नेचर आ रही है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो उसमें जो ना एडवांस इनकम टैक्स वाली ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये फिर दोबारा जो ना टैक्स ईयर की बात करता है, तो हम टैक्स ईयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे 2021 दोबारा से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो ना ये टैक्स पेमेंट सेक्शन की बात करेगा, टैक्स पेमेंट सेक्शन को हमने चूज़ करना। तो उसमें जो सबसे पहले आ रहा है एडवांस इनकम टैक्स 147 जो कि 9202 वाला जो कोड है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ना हम बेसिकली ना जितनी अमाउंट हमारी टैक्स पे लाइबिलिटी बन रही थी अंडर सेक्शन 147, तो उसको हम उतनी अमाउंट एंटर कर देंगे। अज्यूम करें कि ये 10,000 लाइबिलिटी बन रही थी इस टैक्स पेयर की, जो कि इसने इस क्वार्टर के अंदर जमा करवानी थी, तो वो 10,000 सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे जो ना एज़ पर नीड जो ना हमने अपना चालान पेमेंट का मोड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम अगर ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन के केस में ADC पेमेंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके ना हम वो वाली अमाउंट दोबारा एंटर कर देंगे जितनी के ऊपर जो ना हमने पहले से एंटर की है। तो ये एंटर कर देंगे। उसके बाद जो ना हम ये क्रिएट पेमेंट में जाएंगे, तो क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ना बेसिकली रिव्यू का मैसेज देगा। तो हम कहते हैं कि कंफर्म कर दें इसको, कंफर्म पे दोबारा क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो ना वो चालान क्रिएट कर देगा, PSC उसका क्रिएट कर दिया हुआ है, तो ये PSC ID नंबर है। तो यहाँ पे रेलिवेंट सिटी सेलेक्ट करके ना हम ना ये कर्सर नीचे लेकर आएंगे, तो ये प्रिंट की ऑप्शन आ रही होगी। तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो चालान जो ना डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको ना फिर अकॉर्डिंगली हम पे कर देंगे। चलिए कि टैक्स चालान कैसे क्रिएट करना है सेक्शन 147 के मुताबिक। तो अब हम 6 पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो हम एडवांस टैक्स पे करेंगे अंडर सेक्शन 147, तो उसकी ना टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसकी ना जो ना टैक्स एडजस्टमेंट क्या होगी। तो ये बताते जाएं कि ये बेसिक टैक्स जो ना ये एडजस्टेबल होगा। तो ये जब हमारी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होगी, तो उसमें ना ये टैक्स एडजस्टेबल हो जाएगा उतनी। वहाँ पे जब हमारी लाइबिलिटी स्टैंड कर रही होगी, तो उस लाइबिलिटी से में हमने ये जो टैक्स पे किया हुआ है तो वो माइनस कर देंगे। जी नाज़रीन, इसी वीडियो का एक और पोर्शन भी है कि की पॉइंट्स। तो अब इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 147 जो ना बेसिकली मैटर करते हैं। तो वो जो ना वो विद रिस्पेक्ट टू ना पार्टनरशिप फर्म और PBT कंपनी से रिलेटेड है। तो इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जी पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी भी वजह से हम रिस्पॉन्ड नहीं करते या रिप्लाई सबमिट नहीं कराते सेक्शन 147 के मुताबिक, तो जो ना APR डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि ना उसको ना खुद से प्रोसीड करके ना उस नोटिस को
तो वो जो ना बिजनेस बैंक अकाउंट से जो ना उसकी रिकवरी कर सकता है, और या फिर उसका जो रेलिवेंट रिकवरी का जो प्रोसीजर जो है ना उसको जो ना वो इनिशिएट कर सकता है। तो उसके बाद ये फुली अथॉरिटी है, फुल राइट्स है, तो लिहाजा जो ना इसको रिस्पॉन्ड करना मैंडेटरी है, लाजमी है, ताकि जो ना बाद में मसला ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ना हर टैक्स पेयर की जो ना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज़ पर लॉ जो ना उसके ऊपर जो ना वो लाइबिलिटी है कि उसने जो ना एडवांस टैक्स अगर वो थ्रेशोल्ड में फॉल कर रहा है तो उसने जो ना एडवांस टैक्स जो ना वो 147 वाला जो ना सबमिट कराना है। अगर टैक्स एडवांस टैक्स जमा कराना है, अगर वो जमा उसका नहीं बनता तो उसने उसका रिप्लाई सबमिट कराना है, जो कि उसको पोर्टल में इनबॉक्स में पड़ा होगा नोटिस। तो तीसरा पॉइंट यह है कि अगर वो टैक्स पेड चाहे ना तो अपना जो ना एडवांस टैक्स जो ना वो किसी भी मंथ में जमा करवा सकता है। यानी कि अगर वो हमने लाजमी नहीं कि सितंबर के 25 सितंबर से पहले पहले या रेलिवेंट क्वार्टर के जो ड्यू डेट है उससे उस डेट पे जमा करवाना है, तो वो पहले भी जो उसका एडवांस टैक्स बन रहा होगा वो जमा करवा सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर यूपी कंपनी है या इंडिविजुअल बिजनेस है, तो वो जो ना अंडर सेक्शन 147 जो ना अपना रिप्लाई के अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो ना डिपार्टमेंट को जमा करवाता है, तो डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि उस पर्सन के ऊपर, उस टैक्स पेयर के ऊपर जो ना लीगल पेनल्टी इंपोज करे, उसको जो ना फाइनेंशियल पेनल्टी इंपोज करे, और उसके ऊपर जो ना डिफॉल्ट से चार्ज भी लगाए, तो ये उसके ऊपर राइट है। तो ज़्यादा जो ना आपने इन्फॉर्मेशन जो ना वो गलत सबमिट नहीं करानी, या फिर जो ना इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं सबमिट करानी, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो। जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि हमने ड्यूरिंग कैलकुलेशन में इसको ना डिस्कस कर लिया हुआ था कि अगर कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका जो है ना उसकी ये क्वार्टरली एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए उसकी लेटेस्ट रिटर्न सबमिट नहीं हुई, तो उसने जो उससे प्रीवियस रिटर्न होगी तो उसकी जो उसका जो डाटा होगा उसको बेस बनाना है अपनी जो ना एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसके मुताबिक जो ना उसका जो क्वार्टरली जो ना एडवांस टैक्स बन जाएगा। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जो कि हमने ड्यूरिंग अपनी कैलकुलेशन में ना ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ था। 6 पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा टैक्स पेयर यूपी या कंपनी हो तो उसकी जो ना ऐसी इनकम जो कि एफटीआर में फाइल करती है, यानी कि उसके ऊपर फाइनल टैक्स वो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है, तो उसकी जो सेल्स होगी और उसका जो टैक्स होगा वो दोनों जो ना वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसको जो ना वो रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए, उसको कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ना हम उसको ना कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसको फिर आपने एक्सक्लूड कर देना है। सातवां पॉइंट यह है कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम ना उसका क्वार्टरली का टैक्स एडजस्ट कर रहे होंगे जो कि ऑलरेडी पे हो चुका हुआ है, तो ऐसा टैक्स जो कि एफटीआर में रिजीम करता, एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करता था, या फिर जो ना मिनिमम टैक्स रिजीम में फॉल करता था, लेकिन वो ना प्रीवियस ईयर के ना फंडेबल में उस टाइम में आ रहा है, तो वो जो टैक्स होगा अगर वो एफटीआर वाला हुआ या एमटीआर वाला हुआ, वो दोनों के दोनों टैक्स जो है ना वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। तो उसी वजह से ना उसको अपना एडवांस टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसकी जो उसमें एडजस्ट भी नहीं कर सकते उसको, यानी कि उसको माइनस भी नहीं कर सकते रेलिवेंट कैलकुलेशन टाइम में। तो आठवां पॉइंट ये है कि अगर जो ना आपकी जो ना टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए जो ऐसी सेल्स जो कि एफटीआर में फॉल करती थी, तो उसको भी ना हमने काउंट फॉर नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 147 टैक्स कैलकुलेशन। जी नाज़रीन, ये हमारी थोड़ी सी लेंथी वीडियो रिगार्डिंग एडवांस टैक्स कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी वीडियो देख के, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ स्किप हो चुकी है या फिर कोई चीज़ जो ना मिस हो चुकी है, तो आप जो ना उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि ना उसको हम ना लेटर ऑन जो ना हम उसको ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई आपकी क्यूरी या क्वेश्चन है, तो आप जो ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या किसी भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है ना उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियो भी अवेलेबल है रिगार्डिंग एसटीपी, अकाउंट फाइनेंस, ईआरपी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एपीआर और बाकी जो ना बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड